पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली पर्व को लेकर मिलावटी मिठाइयों को बेचने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए मिठाइयों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं ताकि लोगों के स्वास्थ्य को कोई हानि ना पहुंच सके। जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर आदित्य स्वरूप गुप्ता ने बताया कि मिठाइयों की सैंपलिंग लेने के लिए 2 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अनुसार हमारे सिविल सर्जन महोदय ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दिया है, मेरा और डॉक्टर प्रवीण का। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जहाँ जहाँ कोई शिकायत मिल रही है पर्सनली जाकर चेक कर रहे हैं और चेक करके अब तक हमने 24 सैंपल ले लिया है। और अभी दिवाली से पहले जितने भी सेंटर है कोशिश करेंगे कि कहीं भी कोई शिकायत ना मिलने पाए। जो भी खोया हो, पनीर हो या कोई केक हो, इस टाइप से जो भी मिलावट होती है, जहाँ भी मिलावट होती है उसको कोई भी शिकायत आने पर तुरंत कदम उठाकर उसकी सैंपल उठा लिया जाएगा और इसको उचित जांच के लिए, एनालिसिस के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएगी। उसमें यदि फेल आया तो सीजीएम कोर्ट में केस डाली जाएगी और उस पर फाइन होगा, उसकी जेल भी हो सकती है। हमारी तरफ से प्रचार हो रहा है और सैंपल लिया जा रहा है। इस दिवाली के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेकर उन्हें इतना तो भयभीत करिए देना है और जो इसके दुष्परिणाम आएंगे उसमें उनको जेल होगी या सजा होगी, जो भी। जिला पलवल में हमारा माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का सख्त आदेश है कि हर जिले के अंदर किसी भी तरह का एडल्ट्रेटेड फूड ना बिके। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन है हमारा, फेस्टिवल सीजन से बचाव के लिए मैंने यहाँ पर 2 टीमें बुलाई हैं। डॉक्टर प्रवीण हमारे इंचार्ज करें, डॉक्टर जेपी करें, 2 इंचार्ज मैंने बनाई और पूरा इंटेंसिव फूड सैंपलिंग करा रहा हूँ मैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट खास करके हमारा जोर उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ज़्यादातर मावा बिकता है या फिर पनीर बिकता है या फिर दूध बिकता है जो कि एडल्ट्रेटेड होता है, सिंथेटिक दूध है। आज मैंने अखबार में मैंने भी पढ़ा है। तो कल भी हमने 15 सैंपल लिए हैं, परसों हमने 10 सैंपल लिए थे, आज मैं 20 सैंपल लेने का कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक 2 डॉक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर दिस वर्क मैंने लगाए हुए हैं ताकि पलवल जिले के अंदर कम से कम लोगों को एडल्ट्रेटेड फूड नहीं मिले। उनको जो भी मिठाइयाँ हैं, जो बाजार में ईडेबल्स आइटम्स हैं, सारे के सारे असली मिले, किसी तरह की मिलावट ना हो ताकि उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है। डॉक्टर जेपी प्रसाद है हमारे इंचार्ज हैं पूरे जिले के। कोई भी एडल्ट्रेटेड फूड कहीं आपको बिकता मिल रहा हो तुरंत इसकी सूचना दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तुरंत हम उनको सैंपल लेंगे और सैंपल लेके यदि सैंपल फेल आता है, फेल के अंदर भी कई तरह की बातें होती है, अनसेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसको सीजीएम कोर्ट में हम लोग केस डालते हैं। डेफिनेटली 6 महीने की सजा होती है। मिस ब्रांडेड होगा ये और कोई बात होती है तो हम लोग एडिशनल एडीसी साहब के वहाँ पे दायर करते हैं, उसके अंदर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना उसको होता है। परंतु ये डेफिनेटली हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे पलवल की जनता को किसी भी तरह का एडल्ट्रेटेड फूड ना बिकने पाए ताकि उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ये मेरी जिम्मेदारी है। फरीदाबाद के बाल भवन में हरियाणा राज्य सरकारी विकास प्रसंघ द्वारा महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस सेमिनार में महिलाओं को हर को फैकेट बैनर तले खेती पशुपालन बैंक स्कीमों के बारे में जागरूकता दी गई। सर ऐसे है, ये एक जिला स्तरीय प्रोग्राम है महिला सशक्तिकरण के ऊपर, जिसमें हमारी गांव देहात से जुड़ी जो सहकारिता से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो इसमें भाग ले रही है। जैसे खेती बाड़ी के बारे में, पशुओं के रखरखाव के बारे में, और जो आजकल का जो मेन इशू है कन्या भ्रूण हत्या, उसके बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया है जी। राज्य स्तरीय संस्था है, हर को फैकेट नाम से जाना जाता है इसको। ये हमारे कार्यक्रम हर जिले में चल रही है, जिसमें महिलाओं को हर तरह से जागरूक किया जाता है। उनको बैंक की स्कीमों के बारे में बताया जाता है, खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव के बारे में बताया जाता है। ठीक, ये मतलब हाँ जी, हर महीने करते हैं या नहीं? ये वर्ष में एक बार होता है। अच्छा, साल में एक बार? हाँ जी, साल में एक बार होता है और जिला स्तरीय प्रोग्राम। तो इस बार फरीदाबाद रखा गया है? नहीं, फरीदाबाद पहले भी होते रहे हैं। फरीदाबाद में पहले भी हुए हैं, लास्ट ईयर भी नवंबर में हुआ था, इस साल भी। सर्वविदित है कि देश में दालों के भाव में आए उछाल ने आम आदमी की रसोई से जो शेल्फ के खाद्य पदार्थ हैं उनका जो स्थान रिक्त हुआ है, उस शेल्फ पर
उसकी भरपाई नहीं हो पाई। और वहीं अब खाने के तेलों में आए कीमतों में उछाल ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। लोग अब दालों की महंगाई के बाद सरसों के तेल में हुई भारी भरकम जो बढ़ोतरी है उससे परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले दालों के जो रेट थे वो आसमान को छू रहे थे और उस पर जो ये तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसने उनका बजट बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। नहीं, दाल तो काफी महंगी है। गरीब आदमी दाल भी नहीं खा सकता। कहने को तो दाल रोटी है, लेकिन दाल रोटी भी नहीं मिल पाई ढंग से, महंगाई इतनी है। और सरसों के तेल में महंगाई जो आई है उससे काफी दिक्कत आ रही है सभी समाज के लिए, सभी मजदूरों के लिए। महंगाई बहुत हो रही है सर। पहले 2-3 किलो हम दाल खरीदते थे, अब 1 किलो पे आ गए हैं सर। बहुत महंगाई हो रही है। दाल रोटी आम आदमी की होती है, गरीब आदमी की, और रोटी खाना मुश्किल पड़ रहा है। दाल रोटी खाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सरकार इस पर कंट्रोल करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए और महंगाई को कम करना चाहिए दाल रोटी आदमी की, जिससे चल सके। जिस तरह से कहा जाता था, कहावत है कि दाल रोटी खाओ प्रभु के। हाँ, दाल रोटी खाओ। जिस तरह से महंगाई हो रही है, क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत हो रही है, इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अभी तेल के रेट भी बढ़े 30 से 40। हाँ, तेल भी बहुत बढ़ रहा है। दाल और तेल बहुत महंगाई कर रहा है। आम आदमी का खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। पिछले 1.5-2 महीनों से तो कम से कम 20% की रेट बढ़े हैं, जिसमें से आम तेल जो सरसों के थे 80 रुपये लीटर वाले वो 100 बिक रहे हैं, जो 100 वाले थे वो 120-30 रुपये तक अब रेट बिक रहे हैं। और सरसों के तेल के टीनों में भी बहुत 300-300 रुपये टीन, 250 रुपये, 300 रुपये टीन बढ़े हैं। तेलों दालों के बाद अब तेलों की बहुत बड़ी तेजी आई है, जिससे है ना आम ग्राहक का जो है 90% ग्राहक को सरसों का तेल ही चाहिए होता है और उसमें उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। अब गवर्नमेंट ने दालों में तो थोड़ी अपनी पकड़ कर ली है, लेकिन अब ये रिक्वेस्ट है कि उनको अब दालों पे तेलों में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। यूज कम कर रहा है। जहाँ उसका हफ्ते में 5 लीटर लगता था या महीने में 5 लीटर लगता था, वो 3 लीटर ही लगा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जिसकी जितनी सैलरी है उस हिसाब से ही चलेगा। खर्चे अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, तो आम आदमी के लिए ऊपर बजट पे बहुत भारी फर्क पड़ता है। पीछे से सरसों बहुत तेज आ रही है, जिसकी वजह से हमारी सरसों की जिस हिसाब से सरसों आती है उस हिसाब से तेल निकलता है। अब उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर वो सरसों तेज लेंगे तो तेज ही देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने स्टॉक के हिसाब से सुपर बाजारों में और इधर उधर जो गरीब आदमियों को देखते हुए अपने रेट तय करके और उनको बिकवाना चाहिए तेल। फरीदाबाद के सारण थाने के अंतर्गत पुलिस ने पर्वतिया कॉलोनी चौकी के तहत नंगला पार्ट 2 के रिहायशी इलाके में एक घर में वेश्यावृत्ति के रैकेट चलाने वाली औरत के घर मुखबिर की सूचना के आधार पर छापा मारकर 3 महिलाओं और 2 ग्राहकों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये वेश्यावृत्ति का धंधा लंबे समय से किया जा रहा था। गश्त के दौरान मुझे मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि नंगला पार्ट 2 में एक गीता नाम की लेडीज है जो कि वेश्यावृत्ति का धंधा चलाती है अपने घर में। तो मैंने अपना एक बोगस ग्राहक तैयार करके उसको 500 का नोट दिया, मैंने अपने छोटे साइन करके, तो उसको वहाँ भेजा। एक डेटिंग पार्टी तैयार की गई, महिला पुलिस को बुलाया गया साथ, और पर्वतिया कॉलोनी चौकी इंचार्ज श्री जगवीर सिंह सब इंस्पेक्टर को छाया गवाह बनाया गया, शेड गवाह, और उन्होंने जैसे इशारा किया शेड गवाह को किया तो उन्होंने रेड की तो गेट पे गीता नाम की औरत मिली और उससे वो 500 रुपये का जो नोट दिया था मैंने वो रिकवर हो गया। और अंदर घर की तलाशी ली गई तो उसमें 3 औरतें और 2 जेंट्स आपत्तिजनक अवस्था में मिले हमें। क्या कार्रवाई की गई? मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट में पेश करें। किस धारा के तहत मामला, किस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया? ये ITP एक्ट
एक नंबर 104 सन 1956 के तहत धारा सेक्शन 3, 4, 5 और 6 के तहत ट्रैफिक मोड़ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। क्या पहले से भी यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही थी, कोई सूचना थी पहले से भी? कभी शिकायत आ रही थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी ऐसी, लेकिन आज मुखबिर खास ने हमें सूचना दी ऐसे ऐसे वहाँ ये धंधा चल रहा है, तो रेडिंग पार्टी तैयार करके हमने वहाँ तुरंत रेड की। तो हमें ये जांच में ये पता चला कब से चल रहा था ये गीता नाम की जो अपनी जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, घर में कब से करा रही है, या इसके अलावा भी कोई और सेक्स रैकेट से इसके तार जुड़े हुए हैं? अभी जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन करें, जैसा होगा हालात आपको बताए जाएंगे। हम लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर बातचीत करते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि हठधर्मिता जिस तरह से आज वाहन चालकों में बढ़ रही है, खास तौर पर जो युवा वर्ग है उसमें, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें इस खबर से मिलता है। नेशनल हाईवे पर वाहनों की जांच कर रहे ट्रैफिक पुलिस के जवान की कार चालक ने पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी वाहन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कार चालक ने गाड़ी कुछ इस तरह से रोकी कि बीचों बीच सड़क में आके खड़ी कर दी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर हाथापाई हो गई। पुलिस के साथ मारपीट का कोई ये पहला मामला नहीं है, 3 दिन का ये दूसरा मामला है, 3 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? तुम पे आरोप है तुमने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। हाँ जी, वो दोनों तरफ से हाथापाई हुई थी, वो मेरी गलती थी, उसमें मैं गलती मान रहा हूँ उसी की। अब तुम्हें पछतावा है अपनी इस भूल का? जी बिल्कुल। ये पूरा मामला ये है, मैं सुबह 7 बजे अपनी ड्यूटी पर आ गया था और ट्रैफिक कंट्रोल को कर रहा था। तभी आधा पौना घंटे बाद जेडो साहब आए और मेरे चौक पर चालान करने लगे। तो चालान करने लगे, मैं चालान भी करवा रहा था, गाड़ी रोक रहा था और ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहा था। उसके बाद में एक बाटा चौक की तरफ से एक इंडिगो गाड़ी आई। मैंने उसे सीट बेल्ट और ब्लैक फिल्म के लिए रुकवाया, लेकिन उन्होंने बीच में ही गाड़ी रोक करके मेरे से बदतमीजी करने लगा। मैंने फिर उसको दोबारा इशारा किया, मैंने भाई आप साइड में गाड़ी कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन वो नीचे गाड़ी से नीचे उतर के मेरे साथ मारपीट करने लगा, जो एक लात मेरे पैर पर मारी और दूसरा मुक्का मेरे मुंह पर मारा, जिससे मेरा एक ऊपर लाइस ये होठ भी कट गया। जी, तो किस लिए उसने आपके साथ इस तरीका की? ये तो मुझे नहीं पता उसने क्यों करा, लेकिन वो पहले ही गर्म मूड में था, पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने उसे साइड में करने के लिए कहा, फिर उसने साइड में नहीं करी गाड़ी। तो जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है? हाँ, वो मौके पे मैंने जेडो साहब को आवाज़ दी, जेडो साहब और पब्लिक ने मुझे छुड़वाया, जो मौके पे पकड़ लिया। हमने इन्फॉर्म किया सेक्टर 11 पुलिस चौकी को, जो मौके पे पुलिस दल बल के साथ पहुंची और आरोपी को चौकी में पकड़ के ले आई। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? हाँ जी, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं। ये EHC चतुर्भुज है, जो ट्रैफिक पॉइंट पर बाटा मोड़ पर तैनात है, जो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नियुक्त किया हुआ था। और समय करीबन 10:20 पर एक कार चालक बाटा चौक की तरफ से आया और ट्रैफिक जवान ने उसकी तरफ इशारा किया रोकने का, तो उन्होंने इशारे की परवाह ना करते हुए अपनी कार को बीच रोड पे खड़ा कर दिया, जिसे अन्य वाहनों के आने जाने में बाधा पड़ी। तो ट्रैफिक जवान ने उसको कहा पीछे के लिए इशारा किया, परंतु उन्होंने वहीं पर गाड़ी रोक करके खड़ी कर दी। ट्रैफिक जवान कार के पास गया तो उसने कहा कि भाई ट्रैफिक के नियमों का पालन करो, ये गलत है। तो इसी बात पर वो कहासुनी करने लग गया और गाड़ी से उतर के उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? उन्होंने हमारे को सूचना मिली कंट्रोल रूम के जरिए और तुरंत मैं वो हमारे पुलिस कर्मचारी चौकी से मौके पे गए। तो EHC चतुर्भुज ने हमारे को दरखास्त पेश की लिख करके, और उसके खिलाफ जो लड़के का नाम है परशुराम सन ऑफ गुरदत्त, गुड़ासन बेल्ला गुड़ासन का रहने वाला है, गांव थाना लगता है, और उसके खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने व कर्मचारी के साथ मारपीट करने की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जो भी है उनके से गिरफ्तार करके और अगली कार्रवाई करेंगे। जिस मैदान से 1 नवंबर 2014 को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे प्रदेश को सफाई अभियान का संदेश दिया था, आज वही अपनी बदहाली पर खुद आंसू बहा रहा है। और इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं वो सफाई को लेकर कितने गंभीर हैं। हम बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा मैदान ये वही मैदान है जहां मुख्यमंत्री ने 26 अक्टूबर को शपथ लेने के मात्र 7 दिन बाद पूरे प्रदेश को सफाई अभियान का संदेश दिया था। सेक्टर 20 का वो पार्क जहां पिछले साल 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे हरियाणा में इस मैदान से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी और आज हम पहुंचे हैं उसकी जांच करने के पिछले 1 साल में इस मैदान में क्या बदला है। अधिकारियों ने, प्रशासन ने, कर्मचारियों ने किस तरह से इस मैदान की सफाई की है। जहां मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू लेकर इस मैदान को साफ किया हो, आज उसके हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ हालात हैं। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ एक बस्ती भी है, जो बस्ती के बराबर में ये मैदान है जहाँ, और इस मैदान की कितनी गंभीर है प्रशासन इस मैदान को लेकर। जहां मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा को जिस मैदान से मैसेज दिया हो, उस मैदान की सफाई किस तरह की यहाँ आप देख रहे हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन और सरकार इस सफाई अभियान को लेकर पिछले 1 साल में कितनी गंभीर हुई है। देवेंद्र जी, कहीं पूरे शहर में सफाई अभियान 1 साल से भैया कहीं नहीं चल रहा। हमारा गाजीपुर रोड इतना घोटो पानी भरा पड़ा रोड पे, मेन रोड पे बहुत बुरा हाल है। अधिकारियों से आप मिले हैं नगर निगम के, कोई बात होती है आप? हाँ मिलते हैं, क्या उस रूम में उस रूम में मिलते रहते हैं इनसे। कोई जाता है सफाई करने के? कोई नहीं जाता। क्या कहते हैं अधिकारी? जो हमारे पास आदमी नहीं है, कहाँ से भेजेंगे? कॉलोनी नहीं है, तो कॉलोनी पास ही नहीं है। राधे श्याम जी, सफाई को लेके आज अधिकारियों से मिल रहे हैं आप, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सालों से हमने कोई सफाई कर्मचारी नहीं देखा डबुआ गाजीपुर रोड पे। कहते हैं आ जाएंगे जी, कर देंगे जी, कोई नहीं करता। गंदगी का बुरा हाल है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, कोई आता नहीं जाता नहीं। कोई और कहीं पूरे शहर में आपको कहीं सफाई दिखती है? कहीं नहीं दिखती। नहीं चल रही है मशीन तो। आप जो बंद पड़ी है, क्या किस लिए बंद हुई? नहीं, एक मशीन में थोड़ी मिस्टेक आ गई है हमारी में, और एक चालू है। अच्छा, अभी तो फिलहाल जो देख रहे हैं दोनों बंद पड़ी हुई हैं? नहीं, दोनों नहीं है, एक चालू है। पल्ली फर्स्ट वाली चालू है, सेकंड वाली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो सही होने के लिए दे रखी है। तो अब जब बंद है तो क्या ऐसे ही कूड़ा यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचाया जा रहा है कहीं? नहीं, एक मशीन से हम काम कर रहे हैं अपनी से, और हुक लोडर और वो जो हाइवा हैं हमारे, उन्हों से ले जा रहे हैं मनवाड़ी के लिए। छोटे व मंझले उद्योगों को सामने आने वाली परेशानियों से कैसे बचाया जाए और एक दूसरे से होने वाले व्यापारिक साझेदारी, नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए लघु उद्योग भारती की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पॉल्यूशन विभाग से आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी कोशिश की गई। जैसा आपकी जानकारी है, लघु उद्योग भारती हम लघु उद्योगों के लिए कोई ना कोई गतिविधि करते रहते हैं। तो आज की गतिविधि में एक ये इंटरनेशनल बॉडी है TNB, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, उनमें ये लोग उद्योगों को जानकारी देते रहते हैं कि जिसका वो किसी के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बाहर का कस्टमर है या सप्लायर है, जिसका हमें पता नहीं रहता कि वो कौन होगा, कैसा होगा, उसकी ये जानकारियाँ देते हैं। इनके पास डेटा बैंक रहता है। तो इनको आज हमने बुलाया है, ये हमारे सभी लघु उद्यमियों को उस चीज़ की जानकारी देंगे कि किसके साथ बिजनेस करना है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं लघु उद्यमियों की, वो आज हमारा मुख्य कार्यक्रम। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी कुछ यहाँ आ रहे हैं? हाँ। क्या दूसरा क्या कार्य? तो आज के हमारे 2 थीम हैं। दूसरा थीम जो है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रमाकांत जी भारद्वाज, पंचकुला के रहने वाले, उनको आज हमने विशेष रूप से बुलाया है
क्योंकि वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉमिनेटेड मेंबर हैं और रीजनल ऑफिसर फरीदाबाद हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुलदीप सिंह जी को बुलाया ताकि लघु उद्यमियों की प्रदूषण विभाग से संबंधित जो भी कोई रोज़मर्रा की कोई दिक्कतें या परेशानियां या इश्यूज़ हैं वो आपस में बैठ के एक इंटरेक्शन कर सकें, चर्चा कर सकें और लोगों को जो जानकारी के अभाव में जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो दूर की जा सकें। ऐसी आज की बड़ी चर्चा है। सबसे पहले तो खत्री साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको बुलाया है। D&B ये दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है। हम लोग दुनिया भर की 24 करोड़ कंपनियों की जानकारी अपने पास रखते हैं। 200 से अधिक देशों में अपने ऑफिसेज हैं और अपना नेटवर्क है। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करने, जिसमें हम फ्री ऑफ चार्ज लघु उद्योगों को उनके जो कस्टमर हैं उनकी पेमेंट के बारे में, पेमेंट का उनका क्या रिकॉर्ड है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। तो जानकारी ये देते हैं कि जो इनके कस्टमर्स हैं या कोई भी इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इनको उनके अलग अलग जो वेंडर्स होते हैं उनसे कितना क्रेडिट मिलता है और उसके अनुसार क्या वो उस क्रेडिट के हिसाब से पैसे टाइम पे देते हैं अपने वेंडरों को या डीले करते हैं तो कितना डीले करते हैं। और उस जानकारी को लेके लघु उद्योग ये डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे कि क्या हमें उनके साथ बिजनेस करना चाहिए तो कौन से टर्म्स पे करना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आज की डेट में लघु उद्योगों को कैश फ्लो का बहुत बड़ा इशू है। तो अगर एक भी कस्टमर पेमेंट डिले कर देता है तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो अवॉइड करने के लिए ये एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज प्रोग्राम है जिससे सबको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लघु उद्योग भारती के रिप्रेजेंटेशन पे मैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रिप्रेजेंट करता हूँ उनके रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेचुरली चूँकि पोल्यूशन कंट्रोल को डिसाइड करते हैं, सारे स्टेट्स को गाइड करते हैं, तो यहाँ जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो अति लघु उद्यमी हैं, उनको पॉल्यूशन के बारे में लॉज की पता नहीं होती, तो उनकी जानकारी रहे ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जो हमारा एक कर्तव्य बनता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए समाज के प्रति, उसको हम निर्वाह कर पाएँ। इसके लिए उन्होंने मेरे कहा तो मैं यहाँ आकर के मैंने उसको फोन किया। उद्यमियों की कुछ शिकायतें भी मिली होंगी इससे संबंधित, किस तरह की शिकायतें हैं जिनका निवारण? उद्यमियों की भी शिकायत मिली है, कुछ शिकायतें हैं जो कि काफ़ी जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल एक उद्यमी है कि ग्राउंड वाटर से जो TDS है, ग्राउंड वाटर का TDS ही उसका 5000 है या 5000 से ज़्यादा है, जबकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि TDS जब आप डिस्चार्ज करें तो 2100 से कम रहना चाहिए। तो जब पॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि जो आप ले रहे हो, जो सोर्स से जो मटेरियल है उसको आप ख़राब कर रहे हो तो पॉल्यूशन है, अगर आप ख़राब नहीं कर रहे तो वो पॉल्यूशन है ही नहीं बाई डेफिनेशन इटसेल्फ। लेकिन चूँकि रूल्स बने हैं वो कहते हैं कि डिस्ट्रिब्यूट नहीं करते कि भाई पॉल्यूशन ये उसमें डिफाइन नहीं हुआ। तो ऐसी एक प्रॉब्लम है, ये हम CPCB में और आगे बताएंगे। तो जो आपकी जन प्रॉब्लम है कुछ जो कि हम कर रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे। जी अभी एक NGT का फैसला आया है, ट्रांसपोर्टरों से जितने भी व्हीकल्स हैं दिल्ली में एंट्री करेंगे तो उनकी फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह से कैसे वो पर्यावरण कंट्रोल कर सकते हैं? पैसे लेने से क्या कंट्रोल होगा? ऐसा है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा एक दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई एक पर्टिकुलर एज के बाद में वो जो व्हीकल्स हैं वो यूज़ में नहीं लाई जाए क्योंकि उनका पोल्यूशन होता है। तो वो फिर भी उनके लिए वाया दिल्ली बाईपास करके रूट बनाया गया है। लेकिन जो बाहर की जो गाड़ियां हैं वो उसको पालन न करके दिल्ली के थ्रू पास जाती हैं। और दिल्ली में आप जानते होंगे, दिल्ली कई बार हमने अखबार में पढ़ा है कि संसार की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी का दर्जा कई बार इसको हासिल हो जाता है। कई बार दूसरी कंट्रीज को होता है, लेकिन कई साल में ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में होता है। तो प्रॉब्ली ये उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था है कि अगर उनको ये पेनल्टी होगी तो वो जो सड़क उनके लिए बाईपास की बनाई गई है उसका इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे तो दिल्ली में जो रहने वाले कुछ नागरिक हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बट राइट अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं नए जानकारी और समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।